जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु, प्राचीन भारत के इतिहास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतिहास 3 पार्ट्स में बटा है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। जितने भी फैक्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सब वन लाइनर फॉर्मेट में होंगे, या आवश्यकता अनुसार अगर कहीं पर कोई डेटा बड़ा होगा तो उसे पैराग्राफ वाइज भी दिया रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए अत्यंत फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने क्लास को। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना: अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो ये भी देखिए, पूरी पीडीएफ है, आप प्ले स्टोर से इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने क्लास की और क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत की अगर बात करेंगे, कहाँ से इतिहास के बारे में पता चलता है, तो ये साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है, जिसमें प्रमुख है धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक स्रोत जितने, उनसे इतिहास के बारे में पता चलता है, जिसमें प्रमुख है अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, मुहरे, मूर्तिकला या चित्रकला। तो इन सब चीज़ों से इतिहास के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त धार्मिक ग्रंथ से भी इतिहास के बारे में पता चलता है। धार्मिक ग्रंथ में प्रमुख है ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अब देखिए, ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ रखे गए, तो ब्राह्मण साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र को धर्मसूत्र, स्मृतियां और टीकाओं में विभाजित किया गया। तो ब्राह्मण साहित्य में इतनी चीज़ों को रखा गया। वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं: वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। देखिए, वेद की बात करेंगे तो सबको पता है वेद 4 होता है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें सबसे पहले अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। तो देखिए, यहाँ से वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन बनने शुरू हो गए। सर्वप्रथम इतिहास का उल्लेख कहाँ से मिला है? अथर्ववेद से मिला है। इतिहास अथर्ववेद का उपवेद है। कौटिल्य ने कहा था, राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। ये कथन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। किसने कहा था राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए? तो ये कौटिल्य का कथन है। EH कार्य के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। व्यूरी ने क्या कहा इतिहास के बारे में? इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। हिस्ट्री इज साइंस, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये व्यूरी का कथन है। ये भी याद रखिएगा कि इतिहास एक विज्ञान है, न विज्ञान से कम है और न ही विज्ञान से ज्यादा है। बेकन के अनुसार इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। तो ये बेकन का कथन है कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। बर्नी ने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा था। और अबुल फजल के अनुसार इतिहास एक चिकित्सालय है, जहां व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज कराता है। तो अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग विद्वान हुए जिन्होंने इतिहास को अलग अलग संज्ञाएं दी हैं। तो ये याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया इतिहास की महत्ता को देखते हुए कलिंगवुड ने कहा था, हम एक ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जिसमें दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि 1600 से 1900 के बीच प्राकृतिक विज्ञान था। ये कलिंगवुड का कथन है। ये भी कथन याद रखिएगा। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। यह कथन राहुल सांकृत्यायन का है। तो राहुल सांकृत्यायन का कथन है, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। आगे दिया, सर्वप्रथम रोमन सम्राट ऑगस्टन ने इतिहास तथा इतिहासकारों पर सेंसरशिप लगा दिया था। तो सबसे पहले इतिहासकारों पर सेंसरशिप किसने लगाया था? ऑगस्टस। ये एक रोमन सम्राट थे। और आगे दिया, औरंगजेब के द्वारा भी
किया गया था। तो देखिए ये काम औरंगजेब ने भी किया था। मध्यकाल में औरंगजेब ने भी इतिहास लेखन पर पाबंदी लगाया था। इतिहास को तलवार बंदूक से भी अधिक कारगर हथियार माना गया है। जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान एवं इंतु हमारे देश भारत के विविध नाम है। देखिए दोस्तों, भारत का नाम जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान ये है। आप संस्कृत का एक मंत्र देख सकते हैं, जम्बूद्वीप भारत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गत है ना। इसके अतिरिक्त आपने रामायण में देखा होगा, एक वहाँ पर लौकिक के द्वारा एक गाना भी है, तो उसमें भी, उस भजन में भी ये जिक्र किया गया है जम्बूद्वीपे भारतवर्ष से। ये गीत में थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो उसमें भी ऐसा बताया गया था कि भारत के ये सब नाम है। विदेशी सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए थे, इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम से पुकारा। देखिए जितने भी विदेशी थे वो सबसे पहले सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए थे, इसी वजह से उन्होंने इसका नाम सिंधु या इंडस रखा था। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से त्रिकोणाकार या धनुषाकृत आकार का था। भारतीय महाद्वीप जो कि गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुआ था, अंगारा लैंड में जुड़ा हुआ था, वो धनुषाकार आकृति का था। वाराह मिहिर की बृहत संहिता में इसे कुर्म की आकृति में तथा पुराणों में धनु आकृति या दिग्ध निकाय में छकड़े की भांति तथा महाभारत में समभुजाकार त्रिभुज की भांति बताया गया। तो देखिए भारत की आकृति को अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से वर्णित किया गया, ये भी याद रखिएगा। पुराणों के भुवन कोश अध्याय में भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है। पुराणों में पृथ्वी को कमल का रूप स्वीकार किया गया। पुराणों के अनुसार भारतवर्ष नाम पड़ने से पूर्व यह देश अजनाब तथा हेमतवर्ष के नाम से विख्यात था। जब इस देश का नाम भारतवर्ष नहीं था तो इस देश को अजनाब नाम दिया जाता था या हेमवत वर्ष के नाम से जाना जाता था। भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसमें वर्णित है कि भारत भूमि कर्म भूमि है तथा स्वर्ग भोग भूमि है। भारत का वर्णन द एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्वीकार किया गया। स्मिथ ने भारत को एंथोलॉजिकल म्यूजियम कहकर संबोधित किया। तो स्मिथ का भी कथन याद रखिएगा, एंथोलॉजिकल म्यूजियम किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया भारतवर्ष अर्थात भरतु। अब देखिए भरत की बात करेंगे तो कई भरत हुए। राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। लक्ष्मण के भाई, राम लक्ष्मण के भाई भरत थे। भरत के कबीले के लोगों का देश कहा है। भरत नामक एक प्राचीन राजवंश के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहा गया। भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। तो भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट भरत थे। चक्रवर्ती सम्राट की परिभाषा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। मतलब चक्रवर्ती सम्राट किसे कहेंगे, इसकी जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है। कौटिल्य के अनुसार हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजा के शासन का क्षेत्र होता है। अर्थात हिमालय से लेकर समुद्र से 1000 योजन दूर तक जिसका शासन होता है वो राजा चक्रवर्ती राजा कहलाता है। यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहकर पुकारा है। तो भारत को इंडिया किसने कहा है? यूनानियों ने कहा है। सर्वप्रथम इंडिया नाम का प्रयोग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास के पिता के नाम से विख्यात हेरोडोटस ने किया था। यहाँ से ये भी पता चलता है कि भारत को इंडिया नाम किसने दिया था? हेरोडोटस ने दिया था। और हेरोडोटस इतिहास के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तदुपरांत इंडिया शब्द का प्रयोग मेगस्थनीज ने किया। महत्वपूर्ण है कि हेरोडोटस द्वारा वर्णित इंडिया से केवल सिंधु तथा उसके डेल्टा क्षेत्र का ही बोध होता था, जबकि मेगस्थनीज द्वारा वर्णित इंडिया से संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का बोध होता था। देखिए हेरोडोटस ने सिर्फ सिंधु के आसपास के क्षेत्र को ही भारत कहा था, लेकिन हेरोडोटस ने पूरे भारत भूमि को भारत कहा था। चीनियों ने भारत को इन तू कहा। सर्वप्रथम झांगकियांग या चांगकियांग ने सिंध दू शब्द का प्रयोग किया था, जो कि वास्तव में सिंधु नदी का चीनी रूप है। तो चीनी लोगों ने भारत को सबसे पहले इन तू नाम दिया या फिर सिन दू नाम दिया था। ह्वेनसांग ने भारत को इन तू चंद्रमा कहकर संबोधित किया था। इत्सिंग ने भारत को आर्य देश एवं ब्रह्म राष्ट्र कहकर पुकारा था। ये सब दार्शनिक हैं या फिर यात्रा करने आए थे, यात्री थे, इनके कथन को याद रखिएगा। खारविल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम प्राकृत में भरधवस भारतवर्ष का विवरण मिलता है। एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में है। देखिए एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन अष्टाध्यायी में देखने के लिए मिलता है। मनुस्मृति एवं भागवत पुराण में भारत को देव निर्मित देश कहा गया है। सोमदेव सूरी के नीति वाक्यामृतम में सर्वप्रथम भारतवासी के अर्थ में भारतीय शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद में गंधार, मुजवत, महावृष, वालिग, मगध, अंग, अष्टचक्र, अयोध्या और वरुणावती, जिसे कि वाराणसी के नाम से जाना जाता है, का उल्लेख मिला है। तो देखिए अथर्ववेद में इन शहरों का उल्लेख मिला है। भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद आर्यभट्ट थे।
सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी गोल है और वह अपने धुरी पर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी गोल है सबसे पहले किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। तो ये कुछ विशेष तथ्य रहे। अब हम लोग चलते हैं पाषाण काल की ओर। देखिए पाषाण काल किसे कहते हैं, यहाँ पर कुछ डेटा दिया। पत्थरों के औजारों का उपयोग यहाँ पर बाएं, अच्छा ये जो बाएं साइड में पत्थर का औजार दिया इसका उपयोग किस लिए किया जाता था? इंसानों के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। मतलब इससे इंसान क्या करता था, जिस जड़ को खा सकता था उसे खोदने हेतु इसका प्रयोग करता था। और दाएं साइड में जो दिया जानवरों की खाल से बने वस्त्र को सिलने के लिए किया जाता था। और ये राइट साइड में जो पत्थर दिया इसका प्रयोग जानवरों की खाल को सिलने में होता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं खाल की सिलाई भी हो रही है। और देखिए यहाँ पर जड़ खोदता हुआ चित्र दिखाया गया है। तो अब आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर दिया पाषाण युग से तात्पर्य ऐसे काल से है जब लोग पत्थरों पर आश्रित थे। पाषाण युग में व्यक्ति पूरी तरीके से पत्थरों पर आश्रित था। पत्थर के औजार, पत्थर की गुफा ही उनके जीवन का प्रमुख आधार था। मतलब पत्थरों के औजार से ये अपने जीवन यापन को चलाते थे। मत शिकार करना या फिर जो भी इनकी प्रमुख आवश्यकताएं थी वो पत्थरों के औजार से पूरे करते थे और पत्थरों की गुफा में ही रहते थे। यह मानव सभ्यता के आरंभिक काल में से ही है जब मानव आज की तरह विकसित नहीं था। प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रो-मैग्नॉन नाम से जाना जाता था। इस काल में मानव प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता था और शिकार तथा कंदमूल फल खाकर अपना जीवन बसर करता था। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्ण पाषाण काल परंपरा के परिचायक लक्षण हैं। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति का संबंध पाषाण युगीन संस्कृति से है। तो ये भी याद रखिएगा, सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति ये पाषाण युगीन संस्कृति है। आगे दिए भारतीय प्रागैतिहासिक को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जिन्होंने 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगुर नामक नौपाषाणिक स्थल को प्रागैतिहासिक औजार प्राप्त किए। देखिए डॉक्टर प्राइमरोज, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगुर नामक स्थान से नौपाषाणिक स्थल से प्रागैतिहासिक औजार प्राप्त किए थे। प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। देखिए प्रागैतिहास के अंतर्गत कौन आता है? पाषाणकालीन सभ्यता। और आद्य इतिहास के अंतर्गत आता है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय निरक्षर समाजों का इतिहास है। मतलब प्रागैतिहास में जितनी चीजें पढ़ेंगे यहाँ पर निरक्षर समाजों का इतिहास पढ़ेंगे। आगे दिए 1816 ईस्वी में टॉमसन ने पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल का त्रिवर्गीय विभाजन किया। सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में जॉन लुब्बक ने पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण और नवपाषाण काल में किया। तो देखिए सबसे पहले टॉमसन ने क्या किया था कि 3 चरणों में इसको विभाजित कर दिया, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। और लुब्बक ने क्या किया, पाषाण काल को 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल। लुब्बक बाद में लॉर्ड एवेबरी के नाम से जाने गए। पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल शब्दावलियों का उपयोग सर्वप्रथम जॉन लुब्बक ने 1865 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। लॉरलेथ ने पूरा पाषाण काल का विभाजन प्रारंभिक या निम्न पूर्व, मध्य पूर्व एवं उच्च पूर्व पाषाण काल में किया था। तो दोस्तों ये हम लोगों की क्लास रही। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए। आप इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते समय आप कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।